Hello management, good morning, सुप्रभात, वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंगाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 है, चैप्टर नंबर 3 मनी एंड बैंकिंग, लेक्चर्स नंबर 8 है और आज का जो लेक्चर चलने वाला है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी एंड द सेकंड टॉपिक है व्हाट इज द डिमेरिट्स ऑफ मनी, यानी मुद्रा का महत्व क्या है और मुद्रा के दोष क्या है, ये आज आपको टॉपिक्स क्लियर करना है। तो ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे और तुरंत प्रभाव से मैं आपको टॉपिक्स पर ले चलता हूं। देखिएगा, सबसे पहले आपको देखना है कि मुद्रा के महत्व क्या है, क्योंकि लगभग 7 वीडियो हो चुकी है और अब आपको देखना है कि मुद्रा का इंपोर्टेंट क्या है और ये आप सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो देखना एग्जाम के अंदर ये प्रश्न 6 नंबर के अंदर भी आता है और 4 नंबर के अंदर भी प्रश्न पूछा जाता है कि भाई मुद्रा के महत्व लिखिए। ठीक है, तो आपको नॉर्मल पॉइंट के अकॉर्डिंग ही लिखना है। देखना, पहला पॉइंट आपके कि आधुनिक बाजार व्यवस्था का आधार, आधुनिक बाजार व्यवस्था का आधार। जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था तो उस समय मैंने बता दिया था कि आधुनिक युग को मुद्रा का युग भी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर, यानी कि मुद्रा ही एक ऐसा माध्यम है जिस पर आधुनिक बाजार टिका हुआ है। ठीक है, और उत्पादन के क्षेत्र, विनिमय, वितरण आदि सभी आर्थिक क्रियाएं मुद्रा के बिना संचालित नहीं की जा सकती है। उत्पादन, विनिमय, वितरण पर आधारित वर्तमान बाजार व्यवस्था का आधार क्या है? मुद्रा ही है। यानी कि आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में अगर हमारे पास में अगर मुद्रा नहीं होगी तो हम लोग न तो प्रोडक्शन कर सकते हैं, न हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, न हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि आजकल अगर मार्केट के अंदर आपको रहना है तो आपको क्या चाहिए? मुद्रा चाहिए। अगर मुद्रा है तो आप मार्केट के अंदर आप अपना बिजनेस है जो ऑपरेट कर सकते हैं। प्रोडक्शन करना है तो आप कर सकते हैं, या फिर एक्सचेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। दूसरा देखना कि वर्तमान अर्थव्यवस्था का आधार, वर्तमान अर्थव्यवस्था का आधार। देखना ये पॉइंट क्या कह रहा है कि सर वर्तमान अर्थव्यवस्था साख आधारित व्यवस्था है तथा साख का श्रेष्ठतम माध्यम क्या है? मुद्रा है। और मुद्रा के माध्यम से क्या होता है? साख का निर्माण होता है। साख व्यवस्था ही वर्तमान अर्थव्यवस्था का आधार है। अब ये साख क्या होती है? ये आप लोग बिजनेस स्टडी के अंदर आप अच्छे से पढ़ते हैं, व्यवसाय धंधे के अंदर, कि सर साख कैसे होती है, साख कैसे जमाई जाती है, ये आपको पहले से ही पता है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं बताने वाला कि साख क्या होती है। ठीक है, क्योंकि साख भी किससे बनती है? मुद्रा के माध्यम से ही बनती है। साख का निर्माण डायरेक्ट एक टाइम नहीं होता, क्योंकि साख बनाने के लिए आपको मार्केट के अंदर लंबे समय तक टिकना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सर। तीसरा पॉइंट है मुद्रा से आर्थिक स्वतंत्रता। देखना क्या कह रहा है? मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसने आर्थिक क्षेत्र में क्रांति ला दी है। मुद्रा के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र महसूस करता है तथा इच्छानुसार क्रय कर सकता है वस्तु और सेवा का। ठीक है, यानी कि अगर मुद्रा होगी व्यक्ति के पास में तो वो स्वतंत्र रहेगा और स्वतंत्र रूप से इच्छा अनुसार वस्तु और सेवा को खरीद सकता है मन मर्जी से, अगर उसके पास में मुद्रा होगी तो, अन्यथा नहीं। ठीक है, बिल्कुल सर। उसके बाद में आर्थिक विकास का आकलन, आर्थिक विकास का आकलन। आर्थिक विकास का आकलन मतलब अगर आय होगी तो हम लोग क्या है? राष्ट्रीय आय का आकलन कर सकते हैं या प्रति व्यक्ति आय का भी आकलन कर सकते हैं। क्योंकि मुद्रा नहीं होगी तो हम लोग न तो प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं न राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की आय की गणना आप नहीं कर सकते सिवाय मुद्रा के बिना। क्योंकि मुद्रा होगी तो ही हम लोग ये कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। कोई भी बजट बनाना है तो वो भी मुद्रा होगी तो ही हम कर सकते हैं। आर्थिक निर्णय लेना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए? मुद्रा, कि भाई कितने मुद्रा है उसके आधार पर आप कोई भी डिसीजन है वो ले सकते हैं। अगला पॉइंट है कि सर अर्थव्यवस्था की बचतों के निवेश में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था की बचतों के निवेश में परिवर्तन। क्या कह रहा है ये पॉइंट? देखना, अर्थव्यवस्था में लोगों के द्वारा की जाने वाली बचतें मुद्रा के
रूप में संग्रह करके बैंकों में जमा की जाती है, जो भविष्य में निवेश का एक आधार होती है। यानी कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर लोग क्या करते हैं कि अपने जो भी इनकम होती है, अपनी जो भी सैलरी है, उस सैलरी से कुछ भाग बचा कर रखते हैं, बैंक के अंदर जमा रखते हैं। क्यों? क्योंकि भविष्य में हमें अगर जरूरत होगी तो हम उस पैसों का उपयोग कर सकते हैं किसी भी वक्त पे, ठीक है। तो वो क्या होती है, बचत में निवेश होता है। बचत में निवेश बोले कि भाई मान लीजिएगा एक महीने की मेरी इनकम है 30,000 रुपए, और 30,000 में से अगर मान लीजिएगा मैं 4,000 रुपए को बचाने की कोशिश करता हूँ, महीने का 4,000 रुपए, तो मतलब 12 महीने का कितना हुआ, 36,000 रुपए मैं बचाने की कोशिश करूंगा, और ये 36,000 रुपए भविष्य में क्या होगा, मुझे काम में आएंगे। समझ में आया? एक साल का 36,000 होगा, दूसरे वर्ष का 36,000 होगा। इसी प्रकार जब आवश्यकता होगी तो उस समय में इन पैसों का उपयोग कर सकता हूं। उन्हीं की अगर मुद्रा होगी तो ही मैं बचत कर सकता हूँ, मुद्रा नहीं होगी तो मैं बचत कर ही नहीं सकता। अगला पॉइंट है श्रम विज्ञापन एवं विशिष्टीकरण। श्रम विज्ञापन एवं विशिष्टीकरण मतलब मुद्रा के माध्यम से देश में श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण करके उत्पादन का उच्चतम स्तर प्राप्त किया जा सकता है, जो मुद्रा से ही संभव। अगर आप लेबर को मान लीजिएगा अगर भुगतान करने के अगर आप बढ़ा दोगे कि भाई तू अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करेगा तो मैं 200 से सीधा 250 रुपए तुझे पेमेंट करूंगा, या 300 रुपए में तुझे पेमेंट करूंगा, ठीक है। या आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ोगे, आफ्टर जब भी बीकॉम के अंदर आओगे उस समय एक सब्जेक्ट आती है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें चैप्टर आता है लेबर ओवरहेड्स वाला, ठीक है। यानी कि ओवरहेड्स के अंदर आप पढ़ोगे कि पेमेंट किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि लेबर होता है तो लेबर को हम किस बेस पर टाइम कर सकते हैं, उसके अलग-अलग मेथड होंगे कि भाई टाइम के बेस पर दे या वर्किंग के बेस पर दे, ठीक है। ये कुछ मेथड होते हैं, उन मेथड को आप अच्छे से क्लियर करोगे। आप टेलर का मेथड है तो टेलर के अनुसार किस दर से हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, वो आप अच्छे से पढ़ोगे कि 1 घंटा या 8 घंटे से ऊपर कार्य करेगा तो कितना भुगतान करना। तो ये मुद्रा से संभव है। अगर मुद्रा नहीं होगी और आप लेबर को कहोगे कि भाई तू 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर देगा, इतना काम हो जाएगा, कोई करने वाला नहीं है। हाँ, अगर आप उसको मुद्रा बढ़ाने की कोशिश करोगे, मुद्रा देने की कोशिश करोगे तो वो अवश्य आपका काम करके देगा, तो वो आपका हाईएस्ट प्रोडक्शन भी करके देगा। उसके बाद में है सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार। सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार मतलब मुद्रा का संचय सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार है, ठीक है। मुद्रा अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता के साथ में प्रतिष्ठा का पर्याय भी बन चुकी है, क्योंकि मुद्रा होती है तो ये एक व्यक्ति समाज के अंदर अपनी प्रतिष्ठा बना सकता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि आजकल मुद्रा का होना बहुत ही जरूरी है। मुद्रा होगी तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा बनी रहती है, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट 8वें पॉइंट की ओर चलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है, लगभग आपको पढ़ते हुए समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लो एक बार। नेक्स्ट अगले पॉइंट को चलते हैं, स्क्रीनशॉट दे दो। चलेगा 8वां पॉइंट आपके कि उपभोग के क्षेत्र में क्या महत्व देखना। तो उपभोग के क्षेत्र में सर जाहिर सी बात है, उपभोग समस्त क्रियाओं का आदि और अंत है। उपभोक्ता अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति मुद्रा के माध्यम से करता है, और उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, ठीक है। यानी कि उपभोक्ता ही क्या करता है एक्चुअली कि अपनी जितनी भी आवश्यकता है वो आवश्यकता किससे पूरी करेगा, ये मुद्रा से करेगा। अगर उस व्यक्ति के पास में मुद्रा नहीं होगी तो वो अपनी आवश्यकताओं को कभी भी पूरा नहीं कर सकता। अगर उस व्यक्ति को अपनी आवश्यकता अगर पूरी करनी है, संतुष्टि प्राप्त करनी है, तो उसको क्या चाहिए, मुद्रा चाहिए। अब इसके अंदर उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति के पास में आय कैसी होती है, सीमित होती है, लिमिट होती है। अब सीमित आय से उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है। इनकम कैसी है, लिमिट है, और लिमिट इनकम से क्या करना है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फाइड होना है, ठीक है। ये उसका क्या है, उपभोक्ता का एक तो मुख्य उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्ट है कि सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है। अगर आवश्यकता ज्यादा है तो आवश्यकताओं के अंदर कुछ कमी करनी पड़ेगी, तभी क्या होगा, संतुष्टि होगी, अन्यथा नहीं होगी। नेक्स्ट उत्पादन के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में क्या महत्व है। जाहिर सी बात है, अगर मुद्रा नहीं होगी तब तक आप लोग किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन
नहीं कर सकते। अगर प्रोडक्शन करना है तो आपको क्या चाहिए, मुद्रा चाहिए, ठीक है, यानी कि उत्पादन मुद्रा के बिना संभव नहीं है। अगर उत्पादक को मान लीजिएगा रॉ मटेरियल खरीदना है या फिर कोई भी साधन जुटाना है या विज्ञापन करने आदि के लिए मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। आपको किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, लेबर को पेमेंट करना पड़ेगा, आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा और भी खर्चे होंगे, तो उन सबके लिए आपको क्या चाहिएगा, मुद्रा चाहिएगा। जब तक आपके पास में मनी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, करेंसी नहीं होगी, तब तक आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उत्पादन करना है तो मुद्रा चाहिए ही चाहिए। अगर मुद्रा नहीं होगी तो भाई प्रोडक्शन भी आपका नहीं होगा, ठीक है। और मुद्रा के प्रयोग द्वारा ही उत्पादक है वो न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने में सफल होता है। अगर मुद्रा होगी तो मिनिमम कॉस्ट पर क्या करेगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन करेगा, मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि लागत कैसे होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए, तो उत्पादन क्या हो जाएगा, अधिकतम होगा। कम लागत उत्पादन अधिक, ये कब होगा, जब आपके पास मुद्रा होगी तो ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये इसका मुख्य उद्देश्य भी होता है उत्पादन का, कि भाई न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना इसका उद्देश्य होता है। उसके बाद में है विनिमय के क्षेत्र में महत्व। विनिमय के क्षेत्र में महत्व यानी कि एक्सचेंज की बात हो रही है। क्या कह रहा है कि सब मुद्रा के आविष्कार ने वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर किया है। वास्तव में पहले मुद्रा से पहले भारत के अंदर या विश्व के अंदर वस्तु विनिमय प्रणाली चलती, यानी कि वस्तु के बदले वस्तुओं का हस्तांतरण किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो उसमें कई सारे समस्या भी आने लगी थी, आपको पता ही है, दोहरे सहयोग का अभाव होने लग चुका था, मूल्य मापक में कठिनाई होने लगी, मूल्य मापक के अंदर कठिनाई आने शुरू हो चुकी थी। तो ये सारी एक्चुअली समस्या उत्पन्न शुरू हो चुकी थी, और साथ में उधार लेने के अंदर भी कठिनाइयां आने लगी थी, ठीक है। तो इन कठिनाइयों को दूर करने का कार्य किया किसने, मुद्रा ने। और मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय को सरल और सुविधाजनक बनाना है, और यह आधुनिक बाजार व्यवस्था का एक आधार है, ठीक है। मुद्रा का उद्देश्य यही है कि सरल और सुविधाजनक बनाना है, ताकि किसी भी व्यक्ति को दिक्कत ना आए। अगर उस व्यक्ति के पास में मुद्रा नहीं होगी तो वो अपने किसी और माध्यम से भी वो भुगतान कर सकता है, लेकिन मुद्रा होनी जरूरी है। मुद्रा का माध्यम कोई भी हो सकता है, मुद्रा का कोई भी माध्यम हो सकता है, लेकिन मुद्रा का होना जरूरी है, ठीक है। मुद्रा होना जरूरी है और माध्यम कोई भी हो सकता है। उसके बाद में है वितरण के क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, मतलब उत्पादन के विभिन्न साधनों द्वारा, आपको पता ही है, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस, ठीक है, ये मिलकर क्या करते हैं, एक्चुअली उत्पादन करते हैं, आपको पता ही है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन करना है तो ये आपके पास में फैक्टर्स होना जरूरी है। अगर ये रिसोर्सेज नहीं होंगे तब तक आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, और ये अगर आपके पास में ये रिसोर्सेज होंगे तो आप प्रोडक्शन करोगे, और रिसोर्सेज है तो उनको भुगतान भी करना जरूरी है, यानी कि किन साधनों को कितना पारिश्रमिक देना है, कि भाई लेबर है तो लेबर को कितनी मजदूरी देनी है, भूमि है तो भूमि पर कितना किराया देना है, पूंजी है तो पूंजी पर कितना ब्याज देना है, ठीक है, अगर उद्यमी है तो उद्यमी को कितना लाभ देना है, ये सब क्या होता है, पारिश्रमिक होता है, ठीक है। और ये सब किससे होता है, मुद्रा में ही निर्धारण किया जाता है। पूंजी है तो पूंजी पर जो ब्याज का निर्धारण होगा वो किससे होगा, मुद्रा के आधार पर तो होता है, ठीक है सर। उसके बाद में है राजनीतिक चेतना। 12 पॉइंट क्या है, राजनीतिक चेतना। अब इस राजनीतिक चेतना का मतलब है कि मुद्रा के अंदर राजनीतिक चेतना को भी प्रोत्साहन दिया गया है, यानी कि जब जनता द्वारा कोई कर या जुर्माने अथवा अन्य शुल्कों का भुगतान मुद्रा में किया जाता है। आपको पता ही है, गवर्नमेंट आपके पास में कई प्रकार के जुर्माना भी वसूल करती है, ठीक है, कर भी वसूल करती है। तो ये क्या है, एक्चुअली सदुपयोग और दुरुपयोग है, सदुपयोग भी और दुरुपयोग के संबंध में चेतना जानना का स्वाभाविक है। समझ में आ गया है, बिल्कुल सर, क्लियर आपके, ठीक है। अगर मतलब ये है कि भाई अगर जुर्माना या कर के रूप में होगा तो इससे एक्चुअली क्या है, हम लोग किसी भी प्रकार का विकास कर सकते हैं। और जुर्माना और कर किस रूप में होना चाहिए, मुद्रा के रूप में। समझ में आए, अगर गवर्नमेंट के पास में जुर्माना वगैरह जब
एकत्रित हो गए तो इससे गवर्नमेंट कोई भी नई रूपरेखा बना सकती है। यानी कि जुर्माना गवर्नमेंट किसलिए लेती है, ताकि व्यक्ति के हरकत ठिकाने आ जाए, ठीक है, व्यक्ति गलत कार्य न करे और जहां पर गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है वो उससे काम भी निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअली राजनीतिक क्षेत्र है, ये क्या राजनीतिक क्षेत्र है। अब मुद्रा के दोष, अब क्या है, डिमेरिट्स ऑफ मनी। तो ये था आपके मुद्रा के महत्व, जो 6 नंबर के अंदर पूछे आ जाता है या 8 नंबर के अंदर प्रश्न आ जाता है या 4 नंबर के अंदर भी प्रश्न आ जाता है। अब देखना है कि सर मुद्रा के दोष क्या है या मुद्रा की हानि कौन कौन सी है, उसको एक बार इसको इसकी शॉर्ट लो, अच्छे से नोट कर दो, अच्छे से चलेगा। अब आपको देखना है कि मुद्रा के दोष कौन कौन से हैं। तो इसको मैंने 2 भागों में दिया है, एक तो सामाजिक दोष और एक है आर्थिक दोष। तो पहले देख लेते हैं सामाजिक दोष को, ठीक है, क्योंकि दोष तो लगभग कम है, क्योंकि मुद्रा का काफी महत्व ही लगभग ज्यादा हो रहता है, इसीलिए देखना। सामाजिक दोष के अंदर है कि सर मुद्रा के कारण भौतिकवाद को हमेशा बढ़ावा मिलता है और मनुष्य के लिए मुद्रा प्राप्त करना ये प्राथमिक उद्देश्य हो जाता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का मुद्रा प्राप्त करना ये पहला उद्देश्य है, लेकिन इससे एक्चुअली क्या है कि भौतिकवाद को हमेशा क्या है, सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। मुद्रा के कारण, या ये कह सकते हैं कि मुद्रा के साथ ही भौतिकवाद के अंदर हमेशा सबसे फिजिकली तौर पर सबसे ज्यादा मोटिवेट किया जाता है, सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, जो कि एक समाज के लिए क्या है, दोष होता है, समाज के लिए हानि होती है। दूसरा है मुद्रा के कारण समाज में चोरी, डकैती, हत्या जैसी आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है और मनुष्य का नैतिक पतन भी हो जाता है। यानी कि सबसे बड़ी चीज यही है कि मुद्रा के कारण ही, अगर मुद्रा ही घर में नहीं होती है, अब मुद्रा के कई रूप हो सकते हैं, जैसे कैश हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, या कोई जमीन भी हो सकती है, जमीन को कोई कागजात भी हो सकती है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिएगा कोई जमीन का पेपर है तो वो भी एक मुद्रा ही है, ठीक है। तो मुद्रा के कारण ही चोरी भी होती है, मुद्रा के कारण कई लोग एक दूसरे का मर्डर भी कर देते हैं, सुसाइड भी करवा देते हैं, ठीक है, या फिर डकैती भी हो जाती है, लूटमार भी हो जाती है। नॉर्मली लूटमार किस लिए करते हैं, पैसों के लिए तो करते हैं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो मुद्रा के कारण ये समाज के अंदर चोरी, डकैती, हत्या जैसी कई प्रकार की इलीगल गतिविधियां है, जो अपराधी है, जो ये इस प्रकार कह सकते हैं कि जो कानूनन अपराध है वो कार्य होते हैं, किसके कारण, मुद्रा के कारण। तीसरा है कि मुद्रा के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, ठीक है। अगर मुद्रा नहीं होती तो एक दूसरे का शोषण होता ही नहीं है, जब मुद्रा आई तो ये एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करता है, समझ में। इसी प्रकार ये कह सकते हैं कि मुद्रा के कारण ही समाज के अंदर भ्रष्टाचार होता है, काला धन निकलता है। अगर मुद्रा नहीं होती तो ये काला धन और भ्रष्टाचार ये होने की बात ही नहीं होती, ठीक है। तो ये भी आप पॉइंट डाल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। उसके बाद में देखना आर्थिक दोष, कि सर आर्थिक दोष कौन सा है। तो देखना उसमें पहला है व्यापार चक्र। पहला कौन सा है, व्यापार चक्र, यानी कि ट्रेड सर्कल। तो देखना व्यापार चक्र के अंदर मुद्रा के कारण अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र उत्पन्न होते रहते हैं, यानी कि व्यापार के अंदर मुद्रा आती भी है और मुद्रा जाती भी है। उसी प्रकार अर्थव्यवस्था के अंदर भी होता है कि मुद्रा का चलन होता रहता है, बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, बैंक से पैसे निकलवाते हैं। तो ये क्या है, मुद्रा का चलन होता है, मुद्रा का व्यापार के अंदर चलन भी होता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में कभी तेजी से मूल्य में वृद्धि होती है तो कभी मंदी आती है। अगर महंगाई बढ़ जाती है तो मूल्य में वृद्धि हो जाती है, अगर महामंदी आनी शुरू हो जाती है तो क्या हो जाता है, मूल्यों के अंदर कमी हो जाती है। यानी कि मूल्य, अगर वस्तुएं सस्ती होगी, वस्तुओं की कीमत गिरेगी तो मूल्यों में क्या हो जाएगी, कमी होगी, जिसके कारण समाज के विभिन्न वर्गों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे लेटेस्ट एग्जांपल के अंदर मैं कहूं, कोविड-19 के अंदर आपको देख सकते हैं कि व्यापार का चक्र किस प्रकार से रहा है, या आप स्वयं जांच कर सकते हैं, ठीक है। अति पूंजीकरण एवं अति उत्पादन।
मुद्रा के कारण ऋण देना और ऋण लेना आसान हो गया है। अगर मुद्रा नहीं होती तो आप लोगों को किसी को भी या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऋण नहीं दे सकता था। जब मुद्रा आई तो ही ऋण दे सकते हो, तो ही ऋण ले सकते हैं। अगर मुद्रा नहीं होती तो आप किसका ऋण देते, किसका ऋण देते? मुद्रा आई तभी तो आप लोगों ने लोन देना शुरू किया। बिल्कुल सर। अतः कुछ उद्योगों में अधिक पूंजीकरण हो जाता है, इससे अति उत्पादन की समस्या की उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मंदी फैलने का भय हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऋण देना और ऋण लेना, इससे क्या होती है, मार्केट के अंदर महामंदी आने भी शुरू हो जाती है, क्योंकि यही संकेत देते हैं आपको। मैं फिजिकली तौर पर आपको बता देता हूं। उसके बाद में देखना कि पूंजीवादी प्रणाली सुदृढ़। पॉइंट क्या कह रहा है देखना कि सर मुद्रा के कारण उद्यमियों व धनी लोगों को आसानी से और धन उधार मिल जाता है, वह इसके लिए अधिकतम या अधिकाधिक लाभ अर्जित करते हैं और परिणाम स्वरूप आय व संपत्ति में विषमता उत्पन्न हो जाती है। विषमता का मतलब है यहाँ पर सीखनेस है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो दो दोष और देख लेना, 2 पॉइंट और है, उसको भी देख लेना। उसके बाद मैं आज का लेक्चर में कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलेगा। चौथा कारण आपकी कि मुद्रा में कभी-कभी क्रय शक्ति का अभाव भी रहता है। ठीक है, कभी-कभी ऐसी कंडीशन भी आती है कि उस समय एक्चुअली परचेसिंग पावर का अभाव रहता है, यानी कि परचेसिंग पावर कभी-कभी नहीं भी हो पाती है। ठीक है, तो कभी-कभी मुद्रा में क्रय शक्ति का अभाव उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जब अत्यधिक मुद्रा चलन में आ जाती है और मुद्रास्फीति फैल जाती है, तब मुद्रा का मूल्य एक्चुअली क्या है, लगभग शून्य हो जाता है। यानी कि जब वस्तु की प्राइस एकदम अगर गिर जाती है, 0 पर आ जाती है, ठीक है, या मान लीजिएगा 85% अगर कीमत के अंदर कोई चेंज हो जाए, तो उस समय क्या हो जाती है कि क्रय शक्ति का अभाव हो जाता है। ठीक है, यानी कि उस समय परचेसिंग पावर क्या है, कम हो जाती है। पांचवा है मुद्रा सेविका से स्वामी। मुद्रा सेविका से स्वामी मतलब मुद्रा जब तक नियंत्रण में रहेगी तब तक तो मानव की सेवा के रूप में एक्चुअली कार्य करेगी। जब तक आप मनी को कंट्रोल कर सकते हैं तब तक तो वो मुद्रा मानव की सेवा के रूप में कार्य करेगी। लेकिन जब वो नियंत्रण से बाहर निकलेगी, जब वो नियंत्रण से अगर बाहर निकल जाने पर यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत हानिकारक होगी और मुद्रा मानव की स्वामी बन जाती है। ठीक है, अगर मुद्रा कंट्रोल में होगी तब तक तो हम कहेंगे कि मुद्रा का स्वामी एक मानव है, लेकिन जब मुद्रा अगर कंट्रोल में नहीं हुई तब हम क्या कहेंगे कि मानव का स्वामी कौन है, मुद्रा है। अगर मुद्रा कंट्रोल में नहीं हुई तो हम क्या कहेंगे कि मानव का स्वामी कौन है, मुद्रा है। समझ में आया? और अगर मुद्रा कंट्रोल में तो हम कहेंगे कि मुद्रा का स्वामी मानव है। समझ में आया? क्लियर? ठीक है, उसी प्रकार अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं कि काला धन है या भ्रष्टाचार है, तो ये भी आप पॉइंट डाल सकते हैं, इससे कोई अपवाद नहीं है। तो ये मैंने नॉर्मल आपको कुछ कारण थे, जो दोष थे, वो आपको बता दिए। इसी के साथ में आज का लेक्चर क्या होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बैंक क्या होता है, बैंक की उत्पत्ति कैसे हुई है, बैंक कहते किसे, उसके बारे में आपको टॉपिक्स क्लियर करवाऊंगा नेक्स्ट अगले लेक्चर्स के अंदर। तो ध्यान रखना, लेक्चर्स नंबर 1 से लेकर लेक्चर्स नंबर 8 तक की जो सारी वीडियो है वो मुद्रा पर आधारित है। ठीक है, वो मुद्रा से संबंधित वीडियो है। अब मैं आपको देने वाला हूं कि बैंक की उत्पत्ति कहां से हुई है, बैंक कहते किसे है, व्यापारिक बैंक क्या होती है, कॉमर्शियल बैंक क्या होती है, उसके बारे में देखना है कि भारत का केंद्रीय बैंक है क्या होता है, इसकी कमेटी कैसे होती है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके कार्य क्या है, साख सृजन की प्रक्रिया क्या है। अब ये सारे टॉपिक्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से समझना, और कोई भी डाउट है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर तो आप मुझे बता देना, वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके बाय, इसका नोट कर दो इसको, और थैंक यू सो मच। ओके बाय।